गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मैथ्स, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है। फिजिक्स अजीत सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है, दैट इज़ बेसिक्स एंड लोकस, वो कर रहे हैं। आज उसका लास्ट थ्योरेटिकल क्लास है। आज हम लोग लोकस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले 1-2 क्लास में कुछ PYQs करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है, लोकस। जो वर्ड है ये बहुत हेवली यूज्ड वर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लोकस का बेसिकली मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब है पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट। आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मत जाइएगा उस चीज़ पे। कोई भी पॉइंट जब स्पेस में मूव करता है तो उस पर कुछ कंडीशंस हम इम्पोज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने कंडीशन दे दिया कि एक पॉइंट है वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे जिससे कि उसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड मतलब ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलेगा और ये मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इससे कांस्टेंट हो, तो ये कौन सा पाथ हो जाएगा? सर्कल। सर्कल वही ना होता है कि सर्कल का क्या डेफिनेशन है? ऐसा पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जिसका कि डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट हो। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं सर्कल के केस में? सेंटर, और उस डिस्टेंस को रेडियस। तो ये एक लोकस है, दिस इज अ लोकस। तो उस पॉइंट का लोकस क्या है हमारे इस केस में? सर्कल। ठीक है, दूसरा एक हो सकता है एग्जांपल कि आपका 2 पॉइंट है, दोनों को मिला के एक लाइन बना। 2 पॉइंट है। अब आपसे मैं पूछूंगा लोकस ऑफ पॉइंट जो कि ऐसा पॉइंट हो, ऐसा मूव करे कि उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों एंड पॉइंट से सेम हो। मतलब मान लीजिए यहां है तो इन दोनों से डिस्टेंस सेम हो। मान लीजिए ये पॉइंट कहीं दूसरे जगह जब है तो ये दोनों सेम हो। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, ये नहीं बदलेंगे। तो इसका लोकस क्या होगा? हमने पढ़ा था बेसिक क्लास में, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दोज टू फिक्स्ड पॉइंट। दोज टू फिक्स्ड पॉइंट मतलब इस लाइन का, बेसिकली मैं वही बोल रहा हूं, इंग्लिश पे मत जाइए। बेसिकली इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे आप कोई भी पॉइंट चुनोगे, उसका डिस्टेंस दोनों से सेम होगा। ये एक लोकस। तो इस केस में लोकस क्या हो गया? ये लाइन। ठीक है, एक देखिए, मान लीजिए कोई आपका एक एंगल है, एंगल AOB। अब मैं बोलूंगा कि ऐसा बताओ हमको लोकस ऑफ पॉइंट जो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो। मैंने पहले भी बोला डिस्टेंस जब लेते हैं परपेंडिकुलर लेते हैं। मतलब मान लीजिए पॉइंट यहां है तो जो डिस्टेंस इस लाइन से है वही इस लाइन से। मान लीजिए पॉइंट यहां है तो ये दोनों सेम है। तो ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट, इसका लोकस जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होता है। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। एक सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसका कि डिस्टेंस सेंटर से हमेशा फिक्स्ड होता है, रेडियस, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। ये उसका एक प्रॉपर्टी है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये एक रूल है। तो लोकस इस केस में हुआ सर्कल, इस केस में हुआ स्ट्रेट लाइन, ये वाला इस केस में हुआ ये वाला लाइन। तो अलग अलग टाइप के लोकस पॉसिबल हैं। इट इज बेसिकली पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट। ऑब्वियसली जब पाथ ट्रेस की बात हो रही है मतलब वो पॉइंट जो है वो मूवेबल पॉइंट है। मतलब पॉइंट जो, पाथ तो तभी ना ट्रेस करेगा जब वो मूव करेगा। एक जगह बैठा रहेगा तो वो पाथ ट्रेस नहीं करेगा। ठीक है, पाथ ट्रेस्ड बाय ए
मूविंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन इट इज अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड इट्स लोकस। ठीक है, मूविंग पॉइंट जो भी पाथ ट्रेवल करेगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो, उसको हम लोकस बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने सर्कल वाला एग्जांपल दिया, ये ठीक है, ये सेंटर है, मान लीजिए सेंटर का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, कोई भी इस पे पॉइंट ले लिए x, y, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू r होगा, क्योंकि यही रेडियस होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ध्यान से भी देखिएगा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लोकस है या ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब हमको इक्वेशन इंट्रोड्यूस करना होगा, तो इस सर्कल को अब हम सर्कल नहीं बोलेंगे, अब इस सर्कल को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज समझिए, अब इस सर्कल को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। ये आया कैसे? यूजिंग दिस रिस्ट्रिक्शन, यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो अब हमारा सर्कल का ये इक्वेशन है, लोकस का ये इक्वेशन है। तो बेसिकली जब भी हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि इस पे जो भी पॉइंट होगा, इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा, वो सारा पॉइंट इस इक्वेशन को, इसका पहला मतलब है ऑल पॉइंट्स ऑन दैट कर्व विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, इसका जो भी कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, 4 5 है, मान लीजिए 4 5 यहां रखेंगे, x की जगह 4, x की जगह, क्योंकि हमने रैंडम पॉइंट x y लिया, और y की जगह 5, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें डाल देंगे x y की जगह, तो सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऑल पॉइंट ऑन दैट कर्व विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, ये इस चीज का मतलब होता है। दूसरा, ध्यान से समझिए, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, ऑल द पॉइंट्स नॉट ऑन दिस कर्व विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये समझ लीजिए, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट ले लिए हम 4,5, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इस सर्कल का है और ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। यहां कोई पॉइंट ले लिए 2,3, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है इस सर्कल का इक्वेशन है। तो इक्वेशन और कर्व का क्या मतलब होता है कि जितने भी कर्व पे पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो नहीं है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो लोकस आप समझ गए कि लोकस किसी कंडीशन में जब पाथ ट्रेवल करता है, कोई पॉइंट हम लोग निकालेंगे अलग अलग कंडीशन के अलग अलग लोकस को, तो उसको उस पॉइंट का लोकस बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कंडीशन। कभी सर्कल आएगा, कभी पैराबोला आएगा, कभी इलिप्स आएगा, तो कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये समझ गए इक्वेशन ऑफ कर्व वाला। ठीक है, अच्छा, मेथड ऑफ फाइंडिंग लोकस। आखिर लोकस निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। पहले क्या कर लेंगे, एज्यूम मूविंग पॉइंट जो है, मान लीजिए P, उसके कोऑर्डिनेट को हम h, k मान लें, या कोई भी अल्फा, बीटा, h, k मान लेंगे रैंडम। दूसरा, इंपोज द कंडीशन। अब हम इस पे वो कंडीशन डालेंगे एज गिवन इन क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में अलग कंडीशन होगा, जो भी कंडीशन है वो उस पर डालेंगे।
ठीक है, डालने के बाद गेट इक्वेशन इन वेरिएबल्स h और k। h और k में जब कंडीशन डालेंगे तो h और k से रिलेटेड हमको कोई एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें h भी है k भी है। इग्नोर एनी अदर पैरामीटर। अभी आप नहीं भी समझ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो। लास्ट में जब आ जाएगा फाइनली तो h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को y से। क्योंकि अभी तो एक पॉइंट हमने लिया h कॉमा k, दैट इज अ वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, बट कंडीशन के बाद जो इक्वेशन आया वो तो उस सारे h और k के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो h को रिप्लेस कर देंगे x से, क्योंकि h x कोऑर्डिनेट है, और k को y से। तो जो फाइनल आंसर आएगा वही लोकस होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बट कंसेप्ट समझना है लोकस क्या होता है। लोकस एक पाथ है, लोकस एक कर्व है, लोकस एक इक्वेशन है जो उस मूविंग पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम लोग एच के लेके बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में एच और के पहले से दिया हुआ है किसी और रूप में, तब आप एच के मत ले लेना, तब आप अल्फा बीटा कुछ ले लेना। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको है अच्छे से। चलिए, जैसे हम लोग दो तीन क्वेश्चन, दो तीन नहीं उससे ज़्यादा है। पहला है ए पॉइंट मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इतना इज 3 times इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 2। ठीक है, फाइंड इट्स लोकस। ये सब पहले सिंपल क्वेश्चन। मतलब क्या है, एक पॉइंट है वो इस तरह मूव कर रहा है, जिस भी शेप में करे, हमको नहीं पता वो सर्कल है। सो दैट कंडीशन अब देखिए क्या, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इतना इज 3 times इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इतना। ठीक है, पॉइंट सही लिखा है हमने, 0 to -। तो मान लीजिए लेट दैट पॉइंट बी P H, K। ठीक है, अब P का जो इससे डिस्टेंस होगा, दिया है ना डिस्टेंस फ्रॉम दिस, क्या डिस्टेंस होगा, H है -1, 0 है, 2 पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, H -1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्यों, k -0 k स्क्वायर, यही होता है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये 3 times है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to। अब इसका डिस्टेंस आपको 0 और 2 से बताना है। ये हो गया, x2 - x1 कर दिए, y2 - y1 कर दिए। अब इससे आपको h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा, वही आंसर होगा। फाइनली h को x में और k को y में कन्वर्ट कर देना। ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k स्क्वायर, ये 9 हो गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 -2 पे -4k। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको एक बार लिख देते हैं, 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 9 चुके 36 -36k। इधर ले आइए तो h स्क्वायर -9 -8h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर माइनस तो -8k स्क्वायर, इधर 2h है प्लस 2h, इधर 36 इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर क्या है 1 है, और इधर 36 है, तो -35 बराबर 0। अब माइनस हटा देते हैं, शुरू में हमेशा प्लस रखना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर -2h -36k प्लस 35 बराबर 0। ये hk का इक्वेशन, hk पॉइंट, hk क्या है, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस इक्वेशन के हिसाब से मूव करेगा। अब ये सर्कल का है कि इलिप्स का है वो हम लोग बाद में पढ़ें। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, h को हम x से रिप्लेस कर देंगे, क्यों कर दिए रिप्लेस, क्योंकि अब इसको हम जनरलाइज कर दिए। अब ये एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहा, सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे उसको हमने एक्स वाई फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो है फाइनली इक्वेशन ऑफ लोकस ये हो गया। लेटर ऑन वी विल स्टडी कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो बहुत सिंपल है, इसी तरह आपको कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए है 2, -3। देखिए जब कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है तब वो पॉइंट फिक्स्ड हो गया, ठीक है, इसका लोकस नहीं निकल सकता है। एंड बी क्या है, -2, 3, ये भी फिक्स्ड है। बी 2 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ABC है, उसका 2 वर्टेक्स आपको दे दिया ए और बी। ए है 2, -3, बी है -2, 3, ठीक है। इफ द centroid of this triangle, if the centroid of this triangle moves on the line 2x + 3y, लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे 1-2 क्लास बाद, बट मान के चलिए अभी यही इक्वेशन है लाइन का, 2x + 3y = 1, देन लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स C क्या होगा, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, पहले आप पिक्चर बनाइए। A B C, A फिक्स्ड है 2, -3, B फिक्स्ड है -2, 3, C का लोकस पूछ रहा है। इसका मतलब C फिक्स्ड नहीं है, कोई चीज फिक्स्ड हो जाएगा तब उसका लोकस तो हो ही नहीं सकता है। तो C का मान लीजिए लोकस पूछ रहा है, इसके हम कोऑर्डिनेट को H, K मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, ये तो ठीक है, कंडीशन क्या है कि इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड इस पे लाई करेगा, मतलब कि जो भी इसका सेंट्रोइड होगा G, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं ये चीज बार बार समझा रहा हूं, इक्वेशन का मतलब है कि उस कर्व पे पड़ने वाले सभी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बस। तो सेंट्रोइड का पहले कोऑर्डिनेट निकालिए। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 बताया था मैंने, x1 + x2 + x3/3, तो 2 ± 2 तो कितना हो गया 0, 0 + h, तो h/3, फिर y1 + y2 + y3, तो ये क्या हो गया -3 + 3 0, 0 + k। तो इसका मतलब जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट हो गए h/3, k/3। h और k क्या है, c के कोऑर्डिनेट्स है। अब आपको ये क्या बोल रहा है कि सेंट्रोइड इस पे लाई कर रहा है, तो मतलब जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करेगा। 2 × x, x कितना है h/3 + 3 × y, y कितना है k/3, क्योंकि हमने क्या किया, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को इसमें फिट कर दिया, जो x है उसके जगह h/3 रख दिया, जो y है उसके जगह ये। तो यही हमारा h और k के बीच में रिलेशन आ गया। क्या आ गया, 2h/3, 3 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h + 3k = 3। यही h और k में रिलेशन आ गया, 2h + 3k = 3। अब इसको h को कन्वर्ट कर देंगे x में, k को y में, तो 2x + 3y = 3। आंसर विल बी 2x + 3y = 3। मतलब कि ये जो C है, पॉइंट C है, वो इस इक्वेशन के हिसाब से मूव करेगा, 2x + 3y = 3। इसी ये एक लाइन का इक्वेशन है, बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली C जो है एक लाइन पे मूव करेगा। ठीक है, चलिए, तो यही लोकस का कंसेप्ट होता है कि आप कोई भी कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को यूज करके आप मूविंग पॉइंट के लोकस को पता कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन से, तो एक वर्ड आएगा, बहुत फेमस वर्ड है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है मैं थोड़ा अलग से समझा दूं। जैसे x बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए cos थीटा, y बराबर दे दिया sin थीटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। x बराबर, अब आपसे पूछेगा कि x और y में रिलेशन बताओ। देखिए, डायरेक्ट उसने x और y में रिलेशन नहीं दिया, या तो वो ऐसे दे देता x² + y² = 10, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, x और y में डायरेक्ट रिलेशन है, y दूंगा तो x बता दीजिएगा, x दूंगा तो y बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें उसने क्या किया, x को भी एक पैरामीटर, थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, x को भी थीटा के टर्म में बताया,
y को भी थीटा के टर्म में बताया। तो अब आपको क्या करना होगा, थीटा को इलिमिनेट करना होगा, क्योंकि आपको रिलेशन x और y में बताना है। तो यू विल हैव टू इलिमिनेट द पैरामीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जब cos थीटा x है, sin थीटा y है, वी नो द रिलेशन क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तो cos थीटा की जगह ये देखिए x स्क्वायर, sin थीटा की जगह y तो y स्क्वायर, ये मेरा रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब x को एक पैरामीटर के टर्म में लिखा, y को सेम पैरामीटर के टर्म में लिखा, दोनों केस के जो पैरामीटर्स हैं उनको एलिमिनेट करके x और y में एक रिलेशन निकालना है। तो ये पैरामीटर का कंसेप्ट होता है। हम लोग बहुत डिटेल में पैरामीटर्स पढ़ेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिएगा कि वो एक्स्ट्रा है, वो बहुत रेलिवेंट है। तो बहुत बार क्या होते हैं क्वेश्चंस में, x किसी एक पैरामीटर में दिए रहेंगे, y किसी एक पैरामीटर में दिए रहेंगे, यू विल हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। मतलब क्या ये पॉइंट फिक्स्ड है? नो, क्यों नहीं फिक्स्ड है? जैसे जैसे मैं थीटा बदलूंगा वैसे वैसे cos थीटा बदलेगा, जैसे जैसे cos थीटा बदलेगा वैसे वैसे a cos थीटा बदलेगा, जैसे जैसे a cos थीटा बदलेगा वैसे वैसे x कोऑर्डिनेट बदलेगा। मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करेगा थीटा के वैल्यू पे। दैट्स वाई उसका लोकस हमको निकालना है, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ P। अगर फिक्स्ड होता तो लोकस थोड़ी निकलता, फिक्स्ड होता तब तो वहीं पे स्टैटिक हो जाता। अब देखिए P का जो x कोऑर्डिनेट है, P का मान लीजिए xy, x कोऑर्डिनेट है वो a cos थीटा है, दिया हुआ है ना। y कोऑर्डिनेट क्या है, a sin थीटा। तो इससे आपको थीटा को एलिमिनेट करना है सो दैट यू गेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो पहले वाले से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज x by a एंड sin थीटा इज, अच्छा दोनों में a है क्या, b sin थीटा है, सॉरी, तो y by b। वी नो सबसे कॉमन रिलेशन क्या है, x स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तो x by a ये cos थीटा है स्क्वायर प्लस साइन थीटा उसका स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक नॉर्मल इलिप्स का। नॉर्मल इलिप्स कहने का मतलब जो सबसे कॉमनली सीन इलिप्स होता है उसका ये इक्वेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे। तो कैसे हमने पैरामीटर को इलिमिनेट किया, क्यों इलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको भाई x और y में रिलेशन बताना है, इसीलिए थीटा को हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टर्म आपको किसी पैरामीटर को इलिमिनेट, जैसे ये देखिए, ये थोड़ा उससे फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। क्या कोऑर्डिनेट है उसका, देखिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, एंड y कोऑर्डिनेट है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यही। तो अब देखिए यहाँ तो बड़ा सिंपल था, cos थीटा निकाल लिए, sin थीटा निकाल लिए और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो इसमें क्या पैरामीटर है, x भी t के टर्म में है, y भी t के टर्म में है, तो t एक पैरामीटर है। अब हमको x और y में रिलेशन निकालना है, t को एलिमिनेट करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, हाउ विल यू एलिमिनेट t? क्योंकि देखिए इसमें एक तरीका है जो सबसे कन्वेंशनल मेथड है कि ये t का क्वाड्रेटिक है, t को हम x के टर्म में लिखेंगे, फिर ये जहां जहां t है वहां x लिखेंगे तो y और x में रिलेशन आ जाएगा। बट वो बहुत लेंदी होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर मैं y माइनस एक्स कर दूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्यों कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, जिससे स्क्वायर वाला टर्म मेरा हट जाए, यही सबसे प्रॉब्लमेटिक है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हट गया, प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, हट गया, यहाँ t है, यहाँ माइनस टी है, तो घटाने पे 2t हो जाएगा।
तो t क्या आ गया मेरा इससे, y माइनस एक्स बाई टू। मतलब कि जहां जहां t है वहां वहां मैं अब y माइनस एक्स बाई टू रख देता हूं। ठीक है, तो क्या था ओरिजिनल कंडीशन, x बराबर टी स्क्वायर, तो t के जगह मैं ये रख दिया टी स्क्वायर माइनस टी, फिर t के जगह ये रख दिया प्लस वन। ऑब्वियसली यहाँ 4 आएगा तो सब तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x प्लस 4, और इधर 4x था उसी को ले जाता हूँ माइनस 4x बराबर 0। यही अब इसको मैं अरेंज कर दूंगा बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अच्छा 2x माइनस 4x तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। अब क्या है, हमारे इक्वेशन में सिर्फ x और y है, t कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां t था उसको हमने x या y में कन्वर्ट कर दिया। इन सब में क्या सिंपल था कि cos थीटा को डायरेक्ट x के टर्म में लिख दिए, sin थीटा को y के टर्म में और यूज कर लिए। बट इसमें आपको t को एलिमिनेट करने के लिए सोचना होगा कि क्या हम x और y में कारीगरी करें कि हम t को एलिमिनेट करेंगे। हमेशा ट्राई कीजिए स्क्वायर और क्यूबिक फॉर्म को हटाने का, क्योंकि लीनियर को आप इजीली लिख सकते हैं। फिर किसी एक में, इसमें भी अगर आप फिट करते y के जगह ये लिखते और t के जगह ये लिखते, आंसर सेम आता। तो फाइनली ये हमारा लोकस ऑफ पॉइंट P हो गया। मतलब P पॉइंट जो है इस इक्वेशन के हिसाब से चलेगा, ये इक्वेशन सर्कल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्रॉब्लमेटिक टर्म है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ टू और सेकेंड ऑर्डर ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो बस हमारे लिए अभी रेलिवेंट है कि ये हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया। तो पैरामीटर वाला आपने देखा, नॉर्मल आपने डेफिनेशन देखा, तो कोई ना कोई एक कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन को आपको यूज करके आपको x और y में एम इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, और उस रिलेशनशिप में किसी तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार आया है अलग अलग जेई के एग्जाम में। ठीक है, ए स्टिक of length L rest against the floor and wall of a room. ठीक है, if the rod stick है या rod है, जो लिखिए rod और stick begins to slide on the फ्लोर, मतलब वो स्लाइड करने लगता है। इसमें फिजिक्स मतलब सोचिएगा, सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द रॉड इन द रेशियो 2:1। ठीक है, चलिए, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये फ्लोर है, ग्राउंड पे फ्लोर है, मतलब बेस फ्लोर है, ये एक दीवार है, इस पे एक स्टिक जो है रेस्ट कर रहा है। स्टिक का ये एंड है A, ये एंड है B, ये कुछ भी मान लीजिए। इसका टोटल लेंथ आपको दे दिया है, AB जो है वो L है, ये फिक्स्ड है। अब माने आप अपना आंसर L के टर्म में ला सकते हैं, क्योंकि L इज गिवन, L एक फैक्टर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये स्लाइड करने लगता है। ऑब्वियसली स्लाइड करेगा तो B किधर जाएगा, आगे की तरफ। जब भी कोई चीज मान लीजिए ऐसे रखे हुए हैं हम, ऐसे स्लाइड करेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द रॉड। जैसे ये एक रॉड है, इस पे कोई भी एक पॉइंट है P। ठीक है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है, इस पर हम अल्फा कॉमा बीटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पोर्शन 2 है, ये पोर्शन 1 है। ठीक है, क्लियर है। इसी अल्फा बीटा का आपको
लोकस निकालना है, मतलब अल्फा बीटा कौन सा रूट कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए, रॉड को ये 2:1 में डिवाइड करना चाहिए। तो मान लीजिए अभी इस केस में जब वो स्लाइडिंग शुरू हुआ तो मान लीजिए एक कोई भी एक पॉइंट होगा, एक का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब कोई चीज वाई एक्सिस पे, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं आप अपने कंफर्ट से कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान सकते हैं, बट एक ही कंडीशन होना चाहिए कि उसके मीटिंग पॉइंट को ओरिजिन मानिए और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों। अगर ऐसा कोई दो लाइन है तो आप ये नहीं बोलिएगा सर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस। नो, हम लोग जब मानेंगे दो परपेंडिकुलर को, और आप किसी को मान सकते हैं। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, द ग्रेट बुक एस सी वर्मा में भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिसाइडेड बाय द ऑब्जर्वर। आप चांद को मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ को मान लीजिए, सन को मान लीजिए, इट डजंट मेक डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए हम इसको रेफरेंस फ्रेम मान लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए चूंकि वाई एक्सिस पे है तो इसका मान लीजिए वाई एक्सिस पे क्या होता है, मैंने बताया था कोई चीज अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है, ए वर्ड यूज किया है तो ए मान लीजिए, क्योंकि ये लेंथ ए है तो वाई ए चला तो 0, ए। उसी तरह बी का क्या कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, b, 0, चूंकि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ बी एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये एक समय का ले लिया, एक खास समय का। उस समय में सेक्शन फार्मूला यूज करके बताइए अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा मतलब ये कोऑर्डिनेट 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0, यही ना होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, सेक्शन फार्मूला 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू 0 तो 2b बाई 3 m प्लस n। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू a तो सिर्फ a हो जाएगा, a बाई 3। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या हमारे पास रिलेशनशिप नोन है, हमको क्या ए बी में कोई रिलेशनशिप हमको पता है, मैंने कैसे इस केस में हम ए और बी को एलिमिनेट करेंगे, कैसे, क्योंकि ए और बी हमारा क्रिएशन है, ए और बी हमने बनाया है, वो क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो आंसर कैनॉट बी इन द टर्म ऑफ ए एंड बी। अब सोचिए यहाँ पे तो सिंपल सा है कि ये जो रॉड है, ये अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो सकता है, ये ना होगा दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए 3 इंटू बीटा, ए को 3 इंटू बीटा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को क्या लिख सकते हैं 3 अल्फा बाई 2 बी स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए को यहां से लिखा अल्फा में, यहां बीटा में, इस तरह करके हमने कर दी। तो एक्सपेंड कर दूं तो 9 बीटा स्क्वायर प्लस ये कितना है 9 अल्फा स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 बीटा स्क्वायर इजकल टू 4l स्क्वायर। 4 से कर देने पे ये क्या हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर, ये 9 बीटा स्क्वायर 36 और 4 स्क्वायर। तो आंसर विल बी, इसको फिर एक्स वाई में अगर लिखना है, क्योंकि हमने अल्फा कॉमा बीटा माना था, तो 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। एल के टर्म आंसर हम लिखेंगे क्योंकि एल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर विल बी 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये भी सही है, बट हमेशा लोकस एक्स वाई के टर्म में ही लिखते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। हर समय आपको कंडीशन मिलेगा तभी आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर पाइएगा, ये नहीं पता होता तो आप ए बी को एलिमिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए तो ये हमने 4-5 क्वेश्चन किए लोकस के। ठीक है, लोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर जगह काम आएगा, जब सर्कल पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जब इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, जितने भी शेप पढ़ेंगे सभी में लोकस
अल्टीमेटली सारा शेप जो है वो लोकस ही है, लोकस जो एक खास रूल के हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत बार क्या होगा, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, हम लोग पढ़ेंगे सर्कल में। तो ये एक लोकस को, एक कर्व को, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। बहुत बार जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा वो इतना सिंपल फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, मतलब ये तो एक इक्वेशन है। बहुत बार आपको क्या दिया रहेगा इक्वेशन, ठीक है, स्पेशल केसेस। पहला, व्हेन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ C1.C2.C3, कुछ भी टर्म हो सकते हैं, बराबर 0। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दो इक्वेशन दिया रहेगा, C1 बराबर समथिंग, C2 बराबर, और उसका प्रोडक्ट 0 रहेगा। जैसे मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन अगर दूं, क्वेश्चन से वो बेटर क्लियर होगा। XY माइनस 3x माइनस वाई प्लस, एक मिनट, XY माइनस 3x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन है x और y के बीच में, मतलब ये लोकस है। अगर ये लोकस है मतलब ये किसी खास कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसको फैक्टराइज करना, इसको एक इक्वेशन में लाना, एक मतलब एक सिंपल एक्स वाई के टर्म में पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट है, इट्स नॉट सो इजी। बट बहुत बार क्या होता है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये दो इक्वेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन प्रोडक्ट, सेकंड इक्वेशन। 3 वाला भी नहीं उतना आपको आएगा। जैसे मान लीजिए, कैसे कर सकते हैं, एक्स लेंगे तो से इसको देखिए, x कॉमन ले लिए तो y माइनस 3 माइनस 1 वाई माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 वाई माइनस 3 बराबर 0। मैं यही समझाना चाह रहा था। तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशन। एक तरफ x माइनस 1, एक तरफ y माइनस 3 बराबर 0, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब बताइए, जब दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो क्या पॉसिबिलिटी है? केस 1, या तो ये 0, x माइनस 1 अगर 0 है तो x बराबर 1, और अगर ये 0 हो गया तो y माइनस 3 बराबर 0, यानी y बराबर 3। अच्छा, पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता दूं, अगर आप इसको समझना चाहें तो x बराबर 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? x बराबर 1 का क्या मतलब है कि y जाए बाहर में, हमको y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ हमको पता है कि x 1 होना चाहिए, बस। ये x है, ये y है। x कहाँ आता है? x इधर आता है, x बराबर 1, मतलब ये 1 यूनिट है। मतलब कि ऐसे सारे पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि अब आप देखिए ये 1, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, चाहे ये हो, 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 y का हमको कोई पता नहीं, y प्लस पॉजिटिव होगा, 0 होगा, लेकिन x हमेशा 1 होगा इन सारे केस में, क्योंकि हमने x बराबर 1 पे इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो ये पहला ये जो आ गया, ये x बराबर 1 आ गया, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली y बराबर 3, अब ये y एक्सिस में हम 3 यूनिट ले लिए, तो ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन, ये y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब बताइए, जब दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो और होगा या एंड, मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए या कोई एक भी होगा तो चलेगा? आंसर है कोई एक भी हो तो चलेगा। कहने का मतलब, अगर x बराबर 1 हो, x बराबर 1 हो जाए, y कुछ भी हो, y अगर 50 भी हो, x बराबर 1 ले लीजिए, y बराबर 50 ले लीजिए, कितना हो गया? 1 माइनस 1 0। जब एक टर्म 0 हो गया तो ये 50 माइनस 3 47, 0 गुने 47 0, ये सही हो जाएगा। मतलब कि जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया है, दोनों में कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, इसमें y 3 है इस पॉइंट पे, तो y जैसे 3 है तो ये 0, तो 0 हो गया। अब बाहर में जाए x,
x यहाँ पे -4 है, x 0 हो, 10 हो, 100 हो, आई डोंट केयर। अगर y 3 हो गया तो इक्वेशन सही है, अगर x 1 हो गया तो इक्वेशन सही है। तो फाइनल जो आंसर होगा, मैं ये सेट कर रहा हूं, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन। यहां पे बेसिकली और होगा, और मतलब या तो ये या तो ये, माने ये जो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्या ये इस कर्व पे लाई करेगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि P पे x1 है, x1 है तो ये 0 है, तो ये बाहर में जाए y, ये 0 हो जाएगा। तो जब दो चीज का प्रोडक्ट 0 होता है तो बेसिकली हम और लेते हैं, और मतलब या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है, ये पॉइंट भी सही है, जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है उसे हमको ने दोनों सही हो जाए तो नो प्रॉब्लम। अगर x भी 1 हो जाए, y भी 3 हो जाए तो नो प्रॉब्लम, ये भी 0 है, ये भी 0 है तो 0 होगा ही। बट नहीं भी हो तो दोनों लाइन में कोई भी मैं पॉइंट ले लूं जो दोनों में किसी एक पर भी पड़ता हो तो आवर इक्वेशन विल बी ट्रू। तो इस कर्व का ये जो आपको इक्वेशन सा दिया है बड़ा गंदा सा, इसका आपको अगर पूछ रहा है कि फाइनल लोकस क्या होगा, तो क्या होगा? x बराबर 3 और सॉरी x बराबर कितना था 1 और y बराबर 3, यही आंसर होगा। x बराबर 1 और एंड मत कर दीजिएगा, x बराबर 1 और y बराबर 3, या जैसे आप लिख सकते हैं यूनियन का यही मतलब होता है ना, या, और इंटरसेक्शन मतलब एंड। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जब चीजें प्रोडक्ट फॉर्म में होंगी। तो जब भी ऐसा आपको दो इक्वेशन का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो तो दोनों को स्प्लिट कीजिए, और स्प्लिट करने पे C1 बराबर 0, मतलब अगर C1 C2 बराबर 0 है तो C1 बराबर 0 यूनियन C2 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा, यूनियन होगा। ठीक है, चलिए अब जो है सेकेंड केस वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी इसके पीछे का मैथ्स में बहुत नहीं समझाऊंगा। रीजन भी ये मैं समझाऊंगा जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक करेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये उसी समय हम लोग डिटेल में बताएंगे। बहुत बार ऐसा इक्वेशन होगा C1 पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा C2 बराबर 0। ठीक, अभी हमने पहला क्या पढ़ा था, मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट क्या पढ़ा था, C1 इंटू C2 बराबर 0, या C1 इंटू C2 इंटू C3 बराबर 0, तो 3 हो जाएंगे। अब है C1 प्लस लैम्डा C2 बराबर 0। अब दिक्कत है, अब प्रॉब्लम है। अब अगर बोलिएगा कि सर दोनों में कोई भी 0 हो चलेगा, तो नहीं। अगर आप C1 को 0 कर दीजिए और C2 को 10 कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये लैम्डा इंटू 10 हो गया, दैट इज 10 लैम्डा, तो 10 लैम्डा तो 0 होगा नहीं, क्योंकि 10 लैम्डा 0 कहने का मतलब लैम्डा 0 है, पर लैम्डा तो 0 है नहीं। लैम्डा इज ए नॉन जीरो नंबर, लैम्डा इज ए नॉन जीरो नंबर, ये दिया हुआ है। तो इस केस में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसकी 0, नहीं, ये नहीं पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मैं समझ लीजिए, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इससे मैं नटसेल बता दूं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व कहने का मतलब होता है मोर देन वन कर्व which passes through intersection of C1 बराबर 0 and C2 बराबर। ये क्यों मैंने लिखा, that I will explain only when we are studying family of straight lines। बट अगर C1 प्लस लैम्डा C2 0 है तो ये ऐसे कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पास कर रहा है इंटरसेक्शन से। एक बार इसको 0 करके देखिए क्या आता है, एक बार इसको 0 करके देखिए क्या आता है, दोनों के इंटरसेक्शन से। ठीक है, मान लीजिए केस, अभी मैं केस ले रहा हूं कि C1 एंड C2 आर स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, तो इनका मीटिंग पॉइंट ये होगा। C1 C2 का एक ही मीटिंग पॉइंट हो सकता है दो लाइन का। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा वैसे सारे लाइंस को जो इससे बीच वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं। क्यों मोर देन वन आंसर आ रहा है, चूंकि लैम्डा अलग अलग होगा।
लेमडा 10 होगा तो ये लाइन आएगा, लेमडा 20 होगा तो ये लाइन आएगा, लेमडा 100 होगा तो ये लाइन आएगा। तो C1 प्लस लेमडा C2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। इस केस में कर्व स्ट्रेट लाइन है अभी हमारे इस एग्जाम्पल, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और इट्स नॉट ओनली कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ये हर जगह पढ़ना है आपको। एक चैप्टर पढ़ना, एक यूनिट पढ़ना है फैमिली ऑफ सर्कल, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस वाई माइनस टू प्लस लेमडा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 के लेमडा लिखे x माइनस वाई माइनस 4। ये किस फॉर्मेट में है, C1 प्लस लेमडा C2 बराबर 0। तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आपको अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मतलब x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, इसका ये एक लाइन है और दूसरा लाइन है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये एक लाइन है। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, सॉल्व कर दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, और x जब 3 आ गया तो y बराबर 2 माइनस एक्स, दैट इज -1। मतलब इसका मीटिंग पॉइंट है 3 माइनस 1। ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, कैसे दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उसका मीटिंग पॉइंट निकालते हैं। तो ये आ गया 3, -1। सो दिस इज 3, -1। ठीक है, 3, -1। इसका मतलब ये जो है, ध्यान से देखिए, ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ ऑल लाइंस विच पासेज थ्रू, कौन सा पॉइंट है, 3, -1। मतलब अब इससे पास होने वाले कितने लाइन होंगे, इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाले कितने होते हैं, इनफाइनाइट लाइन। ये सारे इनफाइनाइट लाइंस जो हैं, जितने भी पॉसिबल हैं, वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों इनफाइनाइट हो रहे हैं भाई, क्योंकि यहां लेमडा है। जैसे जैसे लेमडा बदलेगा अलग अलग लाइन आपको मिलेगा। लेमडा 10 तो अलग लाइन, लेमडा 100 तो अलग लाइन, लेमडा 1000 तो अलग लाइन। बट सब में खास बात क्या होगी, सारा लाइन 3, -1 से पास करेगा। तो ये दो स्पेशल टाइप होते हैं लोकस के। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा एंड देन अब अगले क्लास में हम लोग PYQ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। या तो एक क्लास लगेगा, चूंकि बेसिक कोऑर्डिनेट्स में बहुत PYQ इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें स्ट्रेट लाइन का यूज होगा, और मैं अभी वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे जो स्ट्रेट लाइन के यूज से बने, क्योंकि वो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। तो कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves so that difference of its distance from 2 points, कौन कौन सा पॉइंट है, P4, 0 and Q -4, 0। यह है 4, 0 एंड -4, 0। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है 4 यूनिट्स। मतलब एक पॉइंट है, मान लीजिए A, उसका जो P से डिस्टेंस है, P कितना है, 4, 0, और दूसरा एक Q जो पॉइंट है वो क्या है, -4, 0। तो PA जो ये डिस्टेंस है -QA, इसका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस 4 है। और A का हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता, वही पूछ रहा है, A का लोकस पूछ रहा है। ठीक है, बट ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी, इससे जो डिस्टेंस हो और इससे जो डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस का डिफरेंस PA -QA वो फिक्स्ड है 4। और जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट का हाइपरबोला, तो यही हाइपरबोला का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए मैनर दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। यही हाइपरबोला का बेसिक डेफिनेशन है। इलिप्स के केस में यही प्लस हो जाता है। ठीक है, खैर चलिए,
तो अभी उस पर मत जाइए, आप इक्वेशन निकालिए ओनली एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है। सो दिस इज आवर लोकस चैप्टर। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग PYQ करेंगे इस टॉपिक पे। वी विल डू 7-8 गुड क्वेश्चंस जो अभी तक पढ़े हैं उसी पे करेंगे। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह पूरा क्लास अटेंड कीजिए, एक एक क्वेश्चन खुद से बनाइए। फॉर फर्दर क्वेश्चन रेफर PYQ और एनी बुक and study all the 3 subjects in the balanced manner. Thank you.